5 दिन बाद भी मासूम का कोई सुराग नहीं मिला है। 7 साल की अगवा बच्ची का अब तक कुछ पता नहीं चला। 7 टीमें हैं जो छानबीन कर रही, लेकिन अब तक कुछ कॉन्क्रीट पता नहीं चल पाया। जांच के लिए आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला लोरमी पहुंचे। लोरमी थाने में पुलिस की हाई लेवल मीटिंग हुई। बच्ची को खोजने के लिए नए सिरे से रणनीति बनाए जाने का दावा है। मासूम के न मिलने से परिजन बेहद परेशान है। आशंकाओं से परिवार घिरा हुआ है। तरह तरह की आशंकाएं मन में आ रही हैं। लोरमी में ये मासूम बच्ची कब मिलेगी, इसे लेकर टीमों के प्रयास भी काम करते नहीं दिख रहे। 5 दिन हो गए, मासूम का अब तक कुछ पता नहीं चला है। 7 साल की बच्ची को अगवा किया गया, लेकिन कोई सुराग, कोई ठोस दिशा पुलिस के पास नहीं है। आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला लोरमी पहुंचे हैं। थाने में एक हाई लेवल मीटिंग बनाकर बदल की रणनीति बनाई जा रही है, ताकि जल्द से जल्द बच्ची का पता लग सके। तो लोरमी से ये बड़ी अहम खबर। लोरमी में पुलिस की हाई लेवल मीटिंग इस दिशा में है कि बच्ची का पता लगाने क्या कोई रणनीति में बदलाव किया जाए। 5 दिन बाद भी मासूम का अब तक कुछ पता नहीं चला। और इस वक्त हम सीधे लोरमी का रुख करेंगे। सौरभ हमारे साथ जुड़ गए, हमारे सहयोगी सौरभ। ये वाकई अपने आप में काफी गंभीर बात है। हर एक गुजरते घंटे के साथ आशंकाएं बढ़ जाएंगी, जब स्पेशली बच्ची गायब है, छोटी बच्ची है। क्या पुलिस के पास अब तक कुछ भी पता नहीं चला? कोई ऐसी लीड नहीं है जिसकी तरफ पुलिस आगे बढ़ पाए? देखिए, सबसे हैरान और ताजुब करने वाली बात यही है कि आज 5 दिन गुजरने को है, बावजूद उसके पुलिस के हाथ खाली के खाली है। पहले दिन जब पुलिस को इस बात की सूचना मिली, तो जिस स्थिति में पुलिस थी, उसके बाद से लेकर आज तक अभी भी उसी स्थिति में पुलिस है। पुलिस एक दिशा में आगे बढ़ती है, कुछ ऐसी उम्मीद जताती है कि ये मामले में जो है एक बड़ा खुलासा हो जाएगा, पर बावजूद उसके पुलिस के हाथ खाली के खाली ही रह जाते हैं। मैं बता दूं, ये पूरी घटना शुक्रवार की रात को 1:30 से 2 बजे के बीच उस वक्त हुई, जब बच्ची अपने घर में अपनी मां के साथ सो रही थी। 7 वर्षीय बच्ची है और अचानक ही बच्ची जो है देर रात को गायब हो जाती है और लगातार उसकी खोजबीन की जाती है। जब परिजनों को इस बात का पता चलता है कि बच्ची घर में नहीं है, जिस वक्त घटना हुई बच्ची अपने मां के साथ खाट पे ही सोई हुई थी, और मां को जब इस बात की भनक लगती है कि बच्ची खाट पर नहीं है, तो उसकी खोजबीन शुरू की जाती है। और इस मामले की दूसरे दिन जो है शनिवार की सुबह इस मामले की शिकायत लोरमी थाना पहुंचकर थाने में की जाती है, पर 5 दिन गुजरने को है, बच्ची का कहीं कोई पता नहीं चला। इस मामले में ताजा अपडेट यह है कि बिलासपुर रेंज आईजी डॉक्टर संजीव शुक्ला लोरमी थाना पहुंच गए हैं और एक हाई लेवल मीटिंग चल रही है, जिसमें क्षेत्र के जो है मुंगेली जिले के एसपी भोजराम पटेल के अलावा बहुत सारे डीएसपी रैंक के अफसर और कई थाना के प्रमुख जो है वहां पे मौजूद है। और एक नए सिरे से जो है अब एक नए टास्क जो है इनको आईजी के द्वारा दिए जा रहे हैं, ऐसा हमारा सूत्र बता रहे हैं। और पुलिस फिर से एक जो है नई जांच जो है शुरू करने जा रही है, अपनी जांच की दिशा बदल रही है और जांच में तेजी आएगी, इस बात की संभावनाएं जताई जा रही है। जिस तरह से 5 दिन गुजर गया है, कोई भी सुराग पुलिस को हाथ नहीं लगा है, तो पुलिस भी बेहद हैरान और परेशान है कि आखिर बच्ची गई तो गई कहां और बच्ची किस हाल में है। ये सारी चिंताएं न सिर्फ परिजनों को सता रही है, बल्कि पुलिस की भी चिंता बढ़ाकर रख दी है। जी पुनीत। लेकिन सौरभ, क्या ये काम बदली स्ट्रेटेजी के साथ में वही पुरानी टीमें साथ करने वाली हैं, या कोई नई टीम बनाई जाएगी? क्या आईजी साहब सुपरविजन के लिए कहीं कोई एक नई टीम का या अधिकारी का चयन कर सकते हैं, या इसी टीम को कुछ नई गाइडलाइन है कि उनको क्या करना है? देखिए, अभी तक इस मामले की जांच में जिले की ही टीम इन्वॉल्व थी। इसमें साइबर एक्सपर्ट की मदद ली गई थी। उसके अलावा 7 अलग अलग टीमें बनाई गई थी। कई थाना प्रमुखों को जो है जिम्मेदारी सौंपी गई थी। आसपास के जंगल में सर्चिंग अभियान चलाया गया। पास में जो एक डैम है, वहां पे भी गोताखोर आज नगर सैनिक पहुंचे हुए थे। डैम की भी जो है पूरी छानबीन की गई है, लेकिन कोई सफलता हाथ नहीं लगी। तो ऐसा कहा जा सकता है कि इसमें और भी अन्य जिलों के जो है पुलिस की टीम इन्वॉल्व हो सकती है। हालांकि इस मामले पे अभी आईजी का कोई बयान नहीं आया है और कोई जो है जानकारी उनकी ओर से नहीं आ रही। ऐसी संभावनाएं जताई जा रही है कि जो क्राइम के जो बड़े एक्सपर्ट पुलिस विभाग में मौजूद है, उनकी मदद पुलिस ले सकती है और बच्ची की पता लगाने के लिए जो है एक बड़ी टीम का गठन जो है आईजी के निर्देश पर किया जा सकता है। तो इस बात की संभावनाएं जो है वो निश्चित रूप से बन रही है। जी पुनीत। नजर रखिए आप, वापस सौरभ आपसे अपडेट लेंगे इस मामले में। वाकई अजीब है, थोड़ा सा चौंकाने वाला और डराने वाला है। फिलहाल आईजी साहब की मीटिंग जारी, देखते हैं इससे क्या निकलता है, जांच किस दिशा में ले जाई जाती है। बहुत शुक्रिया सौरभ आपका इस जानकारी की।
और रायपुर में 3 साल की मासूम से रेप केस की जांच के लिए कांग्रेस ने एक टीम बनाई थी। 7 सदस्यों की टीम थी जो पीड़िता के घर पहुंची। पीड़िता के पड़ोसियों ने ये टीम को बताया है कि पीड़ित बच्ची को 9 घंटे थाने में बैठा कर रखा गया। जांच टीम मोआ थाने भी पहुंची। नाबालिग आरोपी को गिरफ्तार कर बाल संप्रेक्षण गृह वहां भेजा गया है। तो आपको बता दें कि नाबालिग आरोपी भी है और जिस बच्ची के साथ में रेप हुआ है उसको भी लेकर के आसपास के लोगों ने कांग्रेस के जांच दल से कुछ बातें कही हैं। राजेश मिश्रा हमारे सहयोगी हमारे साथ में जुड़ गए हैं। राजेश जी, टीम पहुंची थी, क्या कोई कंक्लूजन पर किसी रिपोर्ट को बनाने की स्थिति में टीम आ पाई, क्या पता लगा है? देखिए, जब इस पूरे मामलों की गंभीरता को देखते हुए कल पीसीसी चीफ दीपक बैज ने इस मामले में जांच कमेटी का गठन किया था और इसके सब टीम की सबसे बड़ी खासियत ये थी कि केवल सभी महिलाओं को इसमें शामिल किया गया था। राज्यसभा सदस्य, पूर्व राज्यसभा सदस्य छाया वर्मा थी, अनिता शर्मा थी, जितने जांच टीम की समस्त सदस्य थी वो महिलाएं थी। आज ये टीम की सदस्य पीड़ित बच्ची के घर गई, जो महुआ इलाके में उनका घर है, वहां गई, उनसे बातचीत की, उनके पड़ोसियों से बातचीत की और जब पड़ोसियों से बातचीत की तो एक बात सामने में आई है। ये लगभग 10:30 बजे की घटना है और 10:30 बजे से लेकर 11 बजे के बीच जब पीड़ित की मां उसको लेकर थाने पहुंची तो उसको वहां पर घंटों बैठाया रखा और लगभग 10:30 बजे जो है उसको थाने से मुलाजा के लिए लिया गया। तो करीब 7 से 8 घंटे उसको थाने में बैठा कर रखा गया। इसको लेकर काफी नाराजगी जाहिर की जांच टीम के सदस्यों ने और उसके बाद वो थाने पहुंची और थाने में जब पुलिस से इसकी वजह पूछी तो उनका कहना था कि वहां पर लेडीज स्टाफ नहीं था और इसके अलावा अम्बेडकर जयंती थी तो लॉ एंड ऑर्डर की ड्यूटी में थे और इस पूरी प्रोसीजर के बारे में उन्होंने बताया कि प्रोसीजर इतना लंबा था कि इतना समय उसमें लगता है। तो कांग्रेस की जो टीम थी, जांच टीम थी, वो घटनास्थल जाकर पूरी घटना कैसे हुई और इस घटना के बाद क्या उस बच्ची को न्याय मिला कि नहीं मिला और पूरी पुलिस की जो जांच है उससे कितना संतुष्ट उसके घर वाले उनसे बातचीत करने गई थी और ये सब वजह सामने में आई है। पूरी रिपोर्ट वो तैयार करके किसी भी चीज को भेजेंगे, मगर जांच टीम के सदस्यों ने पुलिस की पूरी जो कार्रवाई है और उसकी जो जांच पर सवाल खड़ा किया है कि एक बच्ची को घंटों थाने में बैठा कर रखना, जो ये दुराचार की कोशिश की पीड़ित बालिका है, वो एक काफी निंदनीय है और उसको लेकर उन्होंने सवाल खड़ा किया है। बहुत शुक्रिया आपका इस पूरे अपडेट के लिए राजेश जी। तो राजेश जी ने हमको बताया कि कांग्रेस की जांच टीम ने पीड़िता के घर जाकर आसपास के लोगों से बातचीत की है, साथ में पीड़ित परिवार से मुलाकात की है, मोआ थाने पहुंचकर पुलिस टीम से पतासाजी की है और इसके बाद अब ये रिपोर्ट अपनी पीसीसी को देंगे। फिलहाल मामला किस दिशा में है, किस तरीके का है, ये कांग्रेस ने जानने का प्रयास किया है। सरकार के ऊपर सख्त एक्शन लेने की बात भी कांग्रेस की टीम कहती नजर आई। एक तरफ वक्फ संशोधन बिल के समय से कानून बनने तक की प्रक्रिया के दौरान देश में इसका विरोध हुआ। जब ये कानून बन गया, लागू हो गया, इसके बाद भी पश्चिम बंगाल से लेकर देश के कई हिस्सों में इसका विरोध हो रहा है। लेकिन अब इसका एक दूसरा पहलू भी सामने आ रहा है। इस नए संशोधित कानून की रोशनी में उसके प्रदत्त अधिकारों के साथ वक्फ ने अपने दावे करना शुरू कर दिए, कब्जाधारियों से वसूली करना शुरू कर दी। कब्जाधारियों के खिलाफ छत्तीसगढ़ वक्फ बोर्ड ने भी एक्शन लिया है। वक्फ बोर्ड की 400 संपत्तियों पर कब्जे का खुलासा हुआ। रायपुर में कुल 78 जमीनों पर किराएदारों ने फर्जी रजिस्ट्रियां करा ली थी। इन रजिस्ट्रियों को शून्य करने के लिए कलेक्टर को वक्फ ने एक पत्र लिखा है। वक्फ की संपत्तियों को फर्जी रजिस्ट्री कर बेचने के आरोप लगाते हुए मामले भी दर्ज कराए जाएंगे। मस्जिदों के पूर्व मुतवल्लियों पर भी कार्रवाई की मांग है। वक्फ बोर्ड ने कब्जाधारियों को नोटिस दिया है। मालवी रोड, हलवाई लाइन कब्जाधारियों को नोटिस दिए जा चुके हैं। बिलासपुर में इस तरह की 123 प्रॉपर्टी हैं, रायपुर में 78 प्रॉपर्टी हैं, दुर्ग में सबसे कम ऐसी संपत्ति हैं जहां कोई कब्जा हो, लेकिन हर जगह वक्फ की संपत्तियों को अवैध तरीके से कब्जाने, उस पर रहने, उसका इस्तेमाल करने और बेचने तक के आरोप हैं। और कोरबा से खबर मिली जहां कंपनी के यार्ड में भीषण आग लग गई। आग लगने की वजह स्पष्ट नहीं है। कई वाहन आग की चपेट में आ गए। फायर ब्रिगेड ने आग पर काबू पा लिया मशक्कत के बाद। तो गर्मी का समय है, अक्सर शॉर्ट सर्किट को वजह माना जाता है। थोड़ी सी लापरवाही, जरा सी चिंगारी आग को बड़ी तेजी से फैलाती है। सावधान रहिए, सतर्क रहिए। और अक्सर जो विद्युत लोड बढ़ता है इस समय,
इसे लेकर भी आपको अलर्ट रहने की आवश्यकता है। एक कंपनी के यार्ड में भीषण आग लगी, काफी नुकसान हुआ है। आग किस वजह से लगी ये फिलहाल स्पष्ट नहीं। बलरामपुर के उधोनीपारा प्राथमिक स्कूल में 2 शिक्षिकाओं को सस्पेंड किया गया। आरोप है दोनों शिक्षिकाओं ने 5वीं बोर्ड परीक्षा में दूसरी छात्रा को बिठाकर एग्जाम लिखवाया। इसमें शिकायत परीक्षा के दौरान हुई थी, तभी जिला शिक्षा अधिकारी ने इसकी जांच के लिए एक टीम बनाई। जांच में ये बात सामने आई कि इन्होंने असली छात्रा की जगह किसी और को बिठाकर एग्जाम दिलवाया। मामले में जिला शिक्षा अधिकारी ने प्रधान पाठिका प्रमिला तिग्गा और सहायक शिक्षिका नीलू सोनवानी को सस्पेंड कर दिया है। कक्षा चौथी की छात्रा को कक्षा 5वीं की परीक्षा में शिक्षिकाओं द्वारा बैठाया गया था। प्रकरण की जांच समिति गठित करके की गई और शिक्षिकाओं को दोषी पाए जाने पर उनसे स्पष्टीकरण लिया गया। स्पष्टीकरण संतोषजनक नहीं पाए जाने पर उनके विरुद्ध निलंबन की कार्रवाई की गई। बालोद में महिला एवं बाल विकास मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े ने अलग अलग जगहों का निरीक्षण किया था। इस दौरान पारसरास आंगनबाड़ी केंद्र में कई खामियां पाई गई थीं और निरीक्षण के दौरान मंत्री ने आंगनबाड़ी केंद्र में बच्चों की गलत हाजिरी भरने के साथ गलत फोटो अपलोड करने और रेडी टू ईट की फर्जी एंट्री जैसी गड़बड़ियां पाईं। इसके बाद आंगनबाड़ी कार्यकर्ता, पर्यवेक्षक और परियोजना अधिकारी पर गाज गिरी है। मंत्री लक्ष्मी राजवाड़े के आदेश पर महिला बाल विकास अधिकारी ने बालोद परियोजना अधिकारी और पर्यवेक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया। साथ ही आंगनबाड़ी कार्यकर्ता को बर्खास्त करने का निर्देश दिया है। जिसमें आंगनबाड़ी कार्यकर्ता की पूछताछ के दौरान ये पता चला वास्तविक उपस्थिति से उनकी उपस्थिति मैच नहीं कर रही थी। कार्यवाही प्रचलन में है और परियोजना अधिकारी और पर्यवेक्षक को कारण बताओ नोटिस जारी किया जा रहा है। अंबिकापुर के चिरगा गांव में डायरिया का प्रकोप है। यहां डायरिया की चपेट में आने से एक पहाड़ी कोरवा महिला की मौत हो गई और 14 से ज्यादा ग्रामीण इसके पीड़ित हैं। इलाज के लिए विभिन्न अस्पतालों में भर्ती किया है। जायजा लेने कलेक्टर खुद चिरगा गांव पहुंचे, विभिन्न जल स्रोतों का निरीक्षण किया। इस दौरान कलेक्टर ने पीएचई विभाग के अधिकारियों को जल स्रोतों की जांच के निर्देश दिए। सरगुजा जिले के चिरगा गांव में आज भी ग्रामीण पीने के पानी के लिए कुएं और हैंडपंप के अलावा पोखरी जैसे जल स्रोतों का उपयोग करते हैं। यही कारण है कि गर्मी की दस्तक के साथ यहां डायरिया का प्रकोप फैला। ग्रामीण इसकी चपेट में आए। इधर स्वास्थ्य विभाग हर बार की तरह रटा रटाया जवाब दे रहा है। कुआं का पानी पिए से, गंदा पानी पिए से गांव में बीमारी फैलने से है। का चाहे हम गांव में रोड आ जाए, नाल हो जाए, गांव घर में सुविधा बढ़िया। तो गांव में सड़क न लाइट कुछ नहीं है और हम लोग गांव में बीमारी फैल गया है। हम लोग लाइट और सड़क चाहते हैं बस, और हैंडपंप। इस महिला की मौत हुई थी, उसको 14-15 घंटा पहले दस्त हुआ था, उसको ड्रिप वगैरह लग चुका था और उसका दस्त वगैरह बंद हो गया था। दस्त लगने के 14-15 घंटे के बाद उसका डेथ हुआ है। वहाँ और 14 लोग पीड़ित थे जिनको CSC धौरपुर में भर्ती कराया गया और आज ये सूचना मिला है कि सभी लोग ठीक हैं। इधर छत्तीसगढ़ के स्कूलों में टीचर और स्टूडेंट की अटेंडेंस अब ऑनलाइन लगेगी। टीचर अपने स्कूल पहुंचेंगे, मोबाइल ऐप ऑन करेंगे, स्कूल के अक्षांश और देशांतर यानी लॉन्गिट्यूड लैटिट्यूड जो होते हैं उसकी स्थिति से ऐप में जब डाटा फीड होगा, मैच होगा, तभी ये ऐप एक्टिवेट होगा और उसके बाद ही टीचर अपनी और अपनी क्लास के बच्चों की अटेंडेंस को ऑनलाइन दर्ज करवा पाएंगे। कोई टीचर स्कूल के बाहर रहकर ऑनलाइन अटेंडेंस लगाने का प्रयास करेगा तो ये हो नहीं पाएगा। ये पूरा सिस्टम बड़ा ही फुल प्रूफ बनाने की कोशिश है। कैसे काम करेगा जरा देखिए। छत्तीसगढ़ के सरकारी स्कूलों में जो अटेंडेंस है अब टीचर का और स्टूडेंट का वो ऑनलाइन होने जा रहा है, मोबाइल ऐप के जरिए होने जा रहा है। और जो विद्या समीक्षा केंद्र है
जो यूनिफाइड पोर्टल है सरकार का, स्कूल शिक्षा विभाग का, उसने ये ऐप डेवलप किया है और उसके ट्रायल आज देखिए राजधानी रायपुर के आर डी तिवारी इंग्लिश मीडियम स्कूल से ये शुरू हो रहा है। पूरे प्रदेश के स्कूलों में ये सिस्टम लागू होगा। क्या इसके फायदे होंगे, किस तरह के उद्देश्य है, इस पर हम बातचीत करेंगे। स्कूल के प्रिंसिपल सर भी हैं और वीएसके के प्रभारी जो स्टेट नोडल प्रभारी हैं शैलेंद्र सर, वो भी है, उनसे बातचीत करेंगे। शैलेंद्र सर, ये पहले तो यही कि मोटो क्या है, ये जो नया सिस्टम हम इंट्रोड्यूस करने जा रहे हैं, आखिर हम चाहते क्या है, क्या इंप्रूव करना चाहते हैं? अब जैसे कि केंद्र सरकार की योजना है विद्या समीक्षा केंद्र, उसके अंतर्गत ये है कि बहुत सारे मॉनिटरिंग जो सिस्टम डेवलप किए जा रहे हैं तो वो नेशनल स्तर पर भी देखना चाहते हैं कि कैसे क्या स्थिति है, एजुकेशन का लेवल कैसा है वो। तो उसी का एक पार्ट है कि शिक्षकों की नियमित उपस्थिति और बच्चों की नियमित उपस्थिति है उसकी भी ट्रैकिंग करें। छत्तीसगढ़ अब प्रारंभ करने जा रहा है ये शिक्षकों की उपस्थिति और बच्चों की उपस्थिति, वो हम ट्रैक कर पाएंगे नियमित रूप से। क्या सिस्टम बना है सर, ये कैसे काम करेगा? इसमें जो है हमने जो पोर्टल बनाया है और ऐप भी जो डेवलप किया है, उसमें ऐप में टीचर को रजिस्टर करना होता है और रजिस्ट्रेशन के दौरान ये है कि पहली बार जब वो स्कूल में रहेगा उस समय स्कूल का एक फ़ोटो खींच के अपलोड करना होता है। तो जब स्कूल का फ़ोटो अपलोड करेगा तो उसी समय उस स्कूल का लोकेशन भी हम ट्रेस कर लेंगे। उम्मीद है कि ये सिस्टम सुधरेगा और असर या पीजीआई इंडेक्स में जो हम बार बार देखते हैं कि टॉप बॉटम से हम अपने राज्य को पाते हैं, उम्मीद है कि इस सिस्टम के आने के बाद जो व्यवस्थाएं सुधरेंगी उसका परिणाम दिखेगा और स्कूल शिक्षा के क्षेत्र में छत्तीसगढ़ भी बेहतर परफॉर्म कर सकेगा। कैमरा पर्सन अनिल लागले के साथ राजेश राज, IBC 24 रायपुर। और अब एक और अहम खबर वाड्रफ नगर से, जहां IBC 24 की खबर का असर दिखा। धनवार खनिज जांच नाका प्रभारी हटा दिए गए। कलेक्टर के द्वारा दिनेश बाबू शर्मा को पद से हटाया गया। शराब के नशे में ये जांच नाके पर सोते पाए गए थे और लापरवाही को लेकर कलेक्टर ने ये एक्शन लिया है। तो खबर IBC 24 पर आपने देखी भी होगी, आपको ये खबर हमने दिखाई थी। धनवार खनिज जांच नाका प्रभारी जो आराम फरमाते शराब पीकर सोते नजर आए थे, उनको पद से हटाया गया है। कलेक्टर ने दिनेश बाबू शर्मा को हटाया। कवर्धा कलेक्टर दफ्तर को RDX से उड़ा देने की धमकी दी गई, जिसके बाद हड़कंप मचा। कलेक्ट्रेट के ऑफिशियल ID पर धमकी भरा मेल मिलते तत्काल पुलिस के आला अधिकारी एंटी माइन व्हीकल के साथ बम स्क्वाड लेकर वहां पहुंच गए, जांच शुरू कर दी। मेल में तमिलनाडु से संबंधित उल्लेख है और दोपहर 2:30 बजे तक का वक्त इसमें दर्ज है। धमकी मिली, पुलिस और प्रशासन अलर्ट हुआ। कलेक्टर दफ्तर की घेराबंदी कर बम स्क्वाड और डॉग स्क्वाड द्वारा पूरे भवन की बड़ी गहन जांच पड़ताल की जा रही। सुरक्षा के लिहाज से एहतियातन कलेक्टर दफ्तर में मौजूद तमाम शाखा के अधिकारी कर्मचारियों को परिसर के बाहर किया गया। मेल के माध्यम से थ्रेट मिला है, इसकी जानकारी हमने पुलिस वालों को दे दी है। पुलिस वाले यहाँ पे आके सारे रूम्स की अपने स्तर पर जांच कर रहे हैं। थ्रेट है, साइबर सेल को भी दे दिए हैं, इसकी जांच कर। कलेक्टर साहब के एक ऑफिशियल मेल पे एक सुबह 9 बजे के आसपास में एक मेल ड्रॉप हुआ है। उस मेल में इस कलेक्टर परिसर में एक बम ID प्लांट करने की बात कही गई है और पुलिस तत्काल सक्रिय हुई है और अपने बम डिस्पोजल स्क्वाड है उसको इस परिसर में तैनात कर दिया गया है। हम अभी जिस परिसर में हम जहाँ खड़े हैं अभी इस परिसर में, वहाँ पे पूरा एरिया को क्लियर कर लिया गया है। इस एरिया में अभी कुछ ऑब्जेक्शनल आइटम नहीं मिला है, लेकिन अभी पूरे परिसर की जाँच की जा रही है और लगातार अभी सर्चिंग चल रही है। सूरजपुर जिला मुख्यालय से महज 10 किलोमीटर दूर स्थित डूमर भावना गांव, जहां सुबह होते ही बड़ी संख्या में गांव की महिलाएं बर्तन लेकर पानी की तलाश में निकल पड़ती। गांव में पीने के पानी तक की कोई सुविधा नहीं है। महिलाएं गांव से लगे दूर दराज तक के इलाकों में जाकर डबरी या नालों से पानी लाकर जीविका चला रही। 2 हैंडपंप हैं जरूर, लेकिन दोनों बेकार हैं। शिकायत सरपंच से लेकर बड़े अफसरों तक की, लेकिन कोई सुध नहीं ले रहा। अब जब PHE विभाग के अधिकारियों की मौन को देखते हुए सवाल उठ रहे हैं, तो जिले के अपर कलेक्टर साहब कहते हैं कि IBC 24 के माध्यम से उनको पता चला है, वो जल्दी टीम को भेजेंगे, पता लगाएंगे और फिर इंतजाम कर पाएंगे। पहुंचता है तो आते हैं तो बोलते हैं कि हम लोग जब मांग करते हैं ना पानी समस्या रोड का, तब बोलते हैं कि हाँ हम लोग करवा देंगे। जब वोट हो जाता है ना तो नहीं आते हैं, वो हम लोग को कुछ भी नहीं करते हैं कि कहाँ हम लोग वोट मांगने गए थे,
कौन आदमी क्या चीज बोले हैं उसको कोई मतलब का नहीं रखते हैं। पानी वहाँ जाते हैं दूसरी तरफ लेने के लिए 1-2 किलोमीटर और लेके जाते हैं, पानी को यूज करते हैं, पीते हैं। बहुत दिन से समस्या है सर। हाँ करते तो हैं शिकायत पर नहीं तो आता है, तो बच्चे लोग को तबीयत खराब, जल्दी जल्दी सर्दी बुखार। हम लोग को रास्ता और पानी की जरूरत है, तो हमें सरकार से यही निवेदन है कि हमें जल्द से जल्द हमें पानी और रास्ता की व्यवस्था दे। जैसा कि आपके माध्यम से हमें पता चल रहा है कि कोट नामक गांव के डूमर भावना में ये समस्या है, तो उसकी हम जांच कराएंगे और जो वहाँ पे हैंडपंप वगैरह है, क्या लोगों को अच्छे पानी पीने के लिए क्या हो सकती कार्रवाई, तो सब कार्रवाई की जाएगी। और रायपुर से आपको एक खबर बता दें, हीरोइन का तस्कर फरार हो गया है। थाने से एक अंतर्राज्यीय तस्कर भागा है। कल 2 आरोपियों को गिरफ्तार किया था। आरोपी अमृतपाल सिंह थाने से फरार हो गया। आरोपियों से 12.69 ग्राम हेरोइन चिट्टा जब्त किया गया था। आमानाका थाना क्षेत्र का मामला है। हमारे सहयोगी तहसीन हमारे साथ में जुड़ गए हैं। जी तहसीन, बताइएगा। देखिए, एक जो मादक पदार्थ हेरोइन के साथ में 2 अंतर्राज्यीय तस्करों को गिरफ्तार किया गया था आमानाका थाना पुलिस द्वारा, और ये पंजाब के रहने वाले, अमृतसर के रहने वाले थे। इसमें अमृतपाल सिंह और धर्मेंद्र सिंह, इनको गिरफ्तार किया था। NDPS एक्ट के तहत इनकी गिरफ्तारी की गई थी। और उसके बाद एक ये बड़ी लापरवाही, इसको कह सकते हैं कि बड़ी लापरवाही सामने आई है जो आमानाका थाना पुलिस की, कि इसमें जो अमृतपाल सिंह है, ये जो अंतर्राज्यीय तस्कर है, ये पुलिस कस्टडी से फरार हो गया है और अभी इसकी पतासाजी की जा रही है। ये सिर्फ ये पहला मामला नहीं है पुलिस कस्टडी से फरार होने का। इससे पहले भी चाहे जेल से पेशी पे कोर्ट लाए या कोर्ट से थाने ले जाएं या थाने से जेल ले जाएं, तो ये कई घटनाएं जो हैं, और अस्पताल जो है इलाज के दौरान से भी फरार होने की घटनाएं सामने आ चुकी हैं। यहाँ पे पुलिस के वरिष्ठ अधिकारियों को इस बात का संज्ञान लेने की अति आवश्यकता है कि इस तरीके की जो लापरवाही है उसमें जो सिर्फ जो विभागीय जो जांच होती है वो ही न रखें, उसमें जो नियम है वो पूरे फॉलो करवाए जाए। तो अभी फिलहाल जो है ये पुलिस कस्टडी से फरार है और पुलिस समेत जो आमानाका थाना पुलिस समेत क्राइम ब्रांच की जो टीम है वो पतासाजी में जुटी हुई है। जी शुक्रिया आपका इस जानकारी के लिए। तो आरोपी मुख्य फरार है और सवाल पीछे कई छूट गए।